गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 18 अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज्ड द स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया रिपोर्ट? किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति नाम की एक रिपोर्ट जारी करी है? नाम से ही पता चल रहा है कि इसको कौन रिलीज कर सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इस स्टडी में इन्होंने जो रूरल कम्युनिटीज़ में चिल्ड्रन पाए जाते हैं उनके ऊपर फोकस किया, जो कि 6 to 16 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में आते हैं, फ्रॉम 6229 रूरल हाउस होल्ड इन अक्रॉस 20 स्टेट्स। ठीक है, और इस रिपोर्ट में इन्होंने ये पाया कि रूरल एरियाज़ में 78% पेरेंट्स ऐसे हैं गर्ल्स के जो अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं अप टू ग्रेजुएशन, और वहीं 82% पेरेंट्स ऐसे हैं बॉयज़ के जो कि रूरल एरियाज़ में चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं लड़के वो आगे पढ़ाई करें। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर क्या है, ये रेशियो कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, सिंपली याद रखिएगा ये रिपोर्ट किसने जारी करी है। आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिर इसके अलावा कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने हाल ही में लॉन्च किया है इंडियन वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज? तो इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने, और एम क्या है, टेक्नोलॉजी को एम्पावर करना कंट्री के अंदर, ताकि हम एक इंडिजिनस वेब ब्राउज़र क्रिएट कर सकें अपने ओन ट्रस्ट स्टोर के साथ, जिसमें कुछ डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन फीचर्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा कि इंडियन वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। फिर इसके अलावा कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने कुछ टास्क फोर्सेस हाल ही में बनाए हैं, किस लिए? स्टील सेक्टर के डीकार्बोनाइजेशन के पर्पज़ से, कि जो भी स्टील सेक्टर है हमारा वो पूरे तरीके से डीकार्बोनाइज हो सके। तो नाम से ही पता चल रहा है, आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। इन्होंने टोटल 13 टास्क फोर्सेज इस्टेब्लिश किए हैं जो कि डिफरेंट सेक्टर्स को इंक्लूड करते हुए क्रिएट किए गए हैं, लाइक इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड अदर टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स। लेकिन सबका फोकस क्या है? कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना स्टील की इंडस्ट्री में। और वन ऑफ दीज टास्क फोर्सेज जो कि डेडिकेटेड है स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो एड्रेस करेगी ट्रेनिंग और रिट्रेनिंग नीड्स को इस वर्कफोर्स के फॉर प्रोड्यूसिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टील, जिससे कि एंश्योर होगा स्मूथ ट्रांजिशन स्टील सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इन टास्क फोर्सेस को स्टैब्लिश किया है स्टील सेक्टर को डीकार्बोनाइज करने के लिए? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मीडिएशन बिल 2023 एम्स टू कट डाउन द टाइम टू कंप्लीट द मीडिएशन प्रोसीडिंग्स टू हाउ मेनी डेज? मध्यस्थता विधेयक 2023 का उद्देश्य मध्यस्थता कार्यवाही को पूरा करने के समय को घटाकर कितने दिन करना है? तो ये जो बिल है ये हाल ही में पास हो चुका है राज्यसभा में, और इसका एम है जो मीडिएशन प्रोसीडिंग्स का टाइम है उसको कट डाउन करके 180 डेज कर दिया जाए। ठीक है, तो बेसिकली जो पहले की मीडिएशन प्रोसीडिंग्स का टाइम था कंप्लीट करने का, उसका अब हाफ हो चुका है ये टाइम। और साथ ही जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने अदर रिकमेंडेशंस दिए हैं जो कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी किए हैं, उसमें ये बात भी है कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन को अब वॉलेंट्री बनाया जाए इंस्टेड ऑफ मैंडेटरी। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा कि इस बिल के तहत जो मीडिएशन प्रोसीडिंग्स का टाइम है उसको 180 डेज किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम दो बिल और डिस्कस करेंगे जो आजकल चर्चे में है। इसमें सबसे पहला है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल, और ये जो बिल है ये हाल ही में राज्यसभा से पास हो गया है। इसका काम क्या है? कमांडर इन चीफ और जो ऑफिसर इन कमांड होते हैं इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको फुल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ग्रांट करना ओवर द सर्विस पर्सनल अंडर देयर कमांड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सर्विस। ओके, तो हो सकता है आपसे पूछ लें कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल जिसको हाल ही में पास कर दिया गया है, ये फुल अथॉरिटी देता है सर्विस पर्सनल के ऊपर, किसको? तो चार ऑप्शन हो सकता है आपको दे दें। फर्स्ट है जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकेंड है कमांडर इन चीफ एंड ऑफिसर इन कमांड ऑफ इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, फिर थर्ड ऑप्शन रहेगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और फोर्थ ऑप्शन दे देंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकेंड बिल कौन सा है? नेशनल डेंटल कमीशन बिल, जिसको कि हाल ही में इंडियन पार्लियामेंट में पास कर दिया गया है। इसका एम क्या है? रिवोल्यूशनरी रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना बाय फॉर्मिंग नेशनल डेंटल कमीशन, और ये रिप्लेस कर देगा डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को। इसी के साथ जो डेंटिस्ट बिल था 1948 का वो नलिफाई हो जाएगा। ओके, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि नेशनल डेंटल कमीशन बिल का एम है
किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को फॉर्म करना इन प्लेस ऑफ डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया? तो आंसर हो जाएगा नेशनल डेंटल कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ग्रांटेड 32% कोटा फॉर ट्राइबल्स इन द स्कूल्स? किस राज्य ने स्कूलों में आदिवासियों के लिए 32% कोटा प्रदान किया है? तो छत्तीसगढ़ की स्टेट कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि वो एडमिशन प्रोसेस को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ट्राइबल्स के लिए और इजी बनाएंगे, और इसमें जो है 58% का रिजर्वेशन दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ प्रीवियस 50% का रिजर्वेशन, ठीक है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर स्टे लग गया है, जिसमें हाई कोर्ट ने इनवैलिडेट किया था 2012 के स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर को, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा था कि 58% का रिजर्वेशन लगाया जाएगा इन द गवर्नमेंट जॉब अपॉइंटमेंट्स एंड एडमिशंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो कौन सा स्टेट है जो 32% कोटा ग्रांट कर रहा है आदिवासियों के लिए स्कूल्स के अंदर? तो ये स्टेट है छत्तीसगढ़। यहाँ पे कुछ स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले 2 एप्लीकेशन है जिनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है सिन सूचना एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन है गुजरात स्टेट का। बेसिकली ये किस लिए लॉन्च किया गया है? लॉयंस को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। और गुजरात के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर है मिस्टर भूपेंद्र पटेल। सेकेंड एप्लीकेशन है यहाँ पे अमृत वृक्ष आंदोलन एप्लीकेशन, और इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं अगर आपको याद हो तो। ये किस स्टेट का एप्लीकेशन है? असम स्टेट का। क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि 1 करोड़ सैपलिंग्स की जा सके इन अ सिंगल डे इन द मंथ ऑफ सितंबर। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ग्रीन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर कौन है असम स्टेट के? मिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है योजना 1 जिसका नाम है मिशन शक्ति स्कूटर योजना। नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्कूटर से रिलेटेड के कोई स्कीम है, और ये है बेसिकली ओडिशा स्टेट की। इसका एम क्या है? इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करना बैंक लोन्स के ऊपर अप टू 1 लाख रुपीज़ टू द बेनिफिशरीज, ताकि वो अपने लिए स्कूटर परचेज कर सकें आसानी से, ठीक है। तो ये योजना हो गई ओडिशा स्टेट की। फिर नेक्स्ट है जगन अन्ना अम्मा वोडी स्कीम, और जब भी कभी जगन अन्ना नाम का टर्म आएगा तो वो आंध्र प्रदेश से ही रहती है ज़्यादातर। यहाँ पे आंसर है आंध्र प्रदेश। और क्या पर्पस है इस स्कीम का? एजुकेशन को प्रमोट करना। हाल ही में इस स्कीम के अंतर्गत 6,392 करोड़ रुपीज़ जो हैं ये एलोकेट किए गए हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द ऑल वुमेन पैनल अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू ओवरसी रिलीफ इन मणिपुर? मणिपुर में राहत की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सर्व महिला पैनल की प्रमुख कौन है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ओपन कोर्ट में ये अनाउंस किया कि सुप्रीम कोर्ट एक ऑल वुमेन कमेटी फॉर्म कर रही है 3 फॉर्मर हाई कोर्ट जजेस की, ताकि मणिपुर में कुछ रिलीफ मिल सके, ठीक है। और इस कमेटी को लीड करेंगी जस्टिस गीता मित्तल, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट की, ठीक है। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जस्टिस गीता मित्तल। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हाल ही में सेंटर ने LIC के लिए एक नया MD अपॉइंट कर दिया है, और ये हैं मिस्टर R. दुराई स्वामी, ओके। फिर इसके अलावा तुषार मेहता जो कि ऑलरेडी हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, इनका रीअपॉइंटमेंट हो चुका है, और अब ये फिर से इस पोजीशन पे रहेंगे अगले 3 सालों के लिए। याद रखिएगा ये जो पोजीशन है ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर की पोजीशन होती है कंट्री के अंदर, सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बाद, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है प्रेजेंट में? R. वेंकटरमनी, और तुषार मेहता ये 2nd हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं। फिर इसके अलावा इंडियाज़ एम्बेसडर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नियुक्त हो चुके हैं मिस्टर ब्रजेंद्र नवनीत, और अब ये अगले 9 महीनों के लिए इस पोजीशन पे रहेंगे, और इनका टेन्योर कंप्लीट होगा 31 मार्च 2024 को, ओके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनेवा में, और प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर जनरल हैं एनगोजी ओकोंजो, ओके। फिर इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि IPS ऑफिसर मिस्टर अजय भटनागर को हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज द स्पेशल डायरेक्टर इन CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलेम डिक्लेरेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच समिट? बेलेम घोषणा जो समाचारों में देखी गई किस शिखर सम्मेलन से संबंधित है? तो 8 जो अमेज़ॉन नेशंस हैं जो कि अमेज़ॉन बेसिन को बेसिकली शेयर करते हैं, उन्होंने अग्री किया है कुछ
यूनिफाइड इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ की लिस्ट के ऊपर, और इसमें कुछ मेजर्स दिए गए हैं कि किस तरह से हमें रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना है इन द ब्राज़ीलियन सिटी ऑफ बेलेम इस अमेज़ॉन समिट के लिए, ठीक है। तो इन्होंने एग्री किया है कि एक अलायंस भी लॉन्च करेंगे अमेज़ॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए और डिफॉरेस्टेशन को कॉम्बैट करने के लिए, लेकिन डिफॉरेस्टेशन को एंड करने के पर्पज़ से ये एक कंसेंसस पे नहीं आ पाए, ओके। तो इस समिट की हेल्प से अमेज़ॉन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को लाया गया पहली बार पिछले 14 सालों में, और ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है जिसका नाम है बेलेम डिक्लेरेशन, इसको भी रिलीज़ किया गया, ठीक है। तो बेलेम डिक्लेरेशन अमेज़ॉन समिट से एसोसिएटेड है। देखिए, इसके अलावा इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लेस करेंगे अपने सभी कंप्यूटर्स में, और अब ये इसको कनेक्ट कर रहे हैं माया के साथ, ठीक है। माया जो है इंडियन गवर्नमेंट ने डेवलप किया है पिछले 6 महीनों में, और इसका एम क्या है, मालवेयर अटैक्स को प्रिवेंट करना बाय साइबर क्रिमिनल्स। और ये जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है माया, इसको बैक किया जाएगा विद अ प्रोटेक्शन सिस्टम जिसका नाम इन्होंने दिया है चक्रव्यूह, ओके। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लेस कर रहे हैं किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो याद रखिएगा इसका नाम है माया, ओके। फिर इसके अलावा कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में कुछ ड्राफ्ट रूल्स जारी किए हैं फॉर यूजिंग फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी? ये क्वेश्चन हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं अभी कल के लेक्चर में, आई थिंक। तो चाइना का साइबर स्पेस रेगुलेटर जो है, उन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ ड्राफ्ट रूल्स जारी किए हैं टू ओवरसी द सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी कंट्री के अंदर, क्योंकि इनको कंसर्न्स मिल रहे थे पब्लिक के द्वारा अबाउट द ओवर यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने बताया कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है टू प्रोसेस फेशियल इंफॉर्मेशन जब कोई स्पेसिफिक पर्पज़ हो या ज़रूरत हो कुछ स्ट्रिक्ट प्रोटेक्टिव मेजर्स के साथ, ओके। तो कौन सी कंट्री ने ये ड्राफ्ट रूल्स जारी किए हैं फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए? तो ये कंट्री है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल्स वर क्लिंच्ड बाय इंडिया इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इंडिया का ये बेस्ट एवर परफॉर्मेंस था इस गेम में, और हमने टोटल 26 मेडल्स जीते हैं जिसमें से 11 गोल्ड था, ठीक है। तो इंडिया की बेसिक रैंक क्या थी, 7th स्पॉट पे थे हम, और हमने टोटल 26 मेडल्स जीते जिसमें से 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रोंज थे, और ये बेस्ट एवर स्टैंडिंग है इंडिया की इस मेडल टैली में, ठीक है। सबको बताना है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए होस्ट कंट्री कौन सी थी, बहुत बार मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। यहाँ पे कुछ रैंकिंग्स एंड इंडिसेस एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि HDFC बैंक जो है, इसने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन हाल ही में अचीव कर लिया है। कैसा माइलस्टोन? TCS को सरपास करके अब ये बन चुकी है सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इंडिया के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंपनी है? ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और सेकेंड पे अब आ चुकी है HDFC बैंक, और थर्ड पे है अब TCS। ये किस टर्म्स में हम बात कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। इसी के साथ चलिए हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आज बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट कंट्री कौन सी थी? सिंगापुर। आप ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर का, क्योंकि सिंगापुर के पासपोर्ट से आपको एक्सेस मिलता है 192 डेस्टिनेशंस का, ठीक है। इसके बाद इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की रैंक थी 80th, लेकिन अकेले इंडिया इस रैंक पे नहीं थी। इंडिया ने इस स्पॉट को शेयर किया है 2 और कंट्रीज़ के साथ, टोगो और सेनेगल, ओके। और सेकेंड पोजीशन की अगर बात करें तो इस पर 3 कंट्रीज़ एक साथ रहीं, जर्मनी, इटली और स्पेन, ओके। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप मोस्ट कंट्री है सिंगापुर, इंडिया की रैंक है 80th। फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं एक बार। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को टॉप किया है तमिलनाडु स्टेट ने, सेकेंड पे था इसमें महाराष्ट्र, और थर्ड पे था कर्नाटका स्टेट, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू क्लिंच 50 विकेट्स इन द T20 इंटरनेशनल्स? T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ये है लेफ्ट आर्म स्पिनर कुलदीप यादव। ये फास्टेस्ट इंडियन हैं जिन्होंने क्लिंच किया है 50 विकेट इन द T20 इंटरनेशनल्स इन टर्म्स ऑफ कि कितने मैचेस खेले गए, और इन्होंने ये फीट अचीव किया अपने 30th T20I मैच के दौरान जो इन्होंने इंडिया के लिए खेला, और इसी के साथ इन्होंने सरपास कर दिया है युजवेंद्र चहल को, जिनके
50 T20I विकेट्स हो गए थे टोटल 34 गेम्स में, ठीक है। तो फिलहाल फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर कौन है जिन्होंने 50 विकेट लिए हैं T20 इंटरनेशनल्स में? ये हैं कुलदीप यादव। यहाँ पे कुछ स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम आज बात करेंगे ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ की। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि, और सबसे लेटेस्ट मंथ जुलाई के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जुलाई 2023 में अगर हम मेंस कैटेगरी में बात करेंगे तो मेंस में विनर थे क्रिस वोक्स जो कि इंग्लैंड से हैं, ठीक है। और वुमेंस कैटेगरी में विनर हैं एशले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलती हैं, ठीक है। अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें ICC की, तो हेडक्वार्टर इसका लाई करता है दुबई में, UAE कंट्री के अंदर। और प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है ICC के? ये हैं ग्रेग बार्ले, ओके। फिर इसके अलावा हम बात करते हैं एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी टाइटल 2023 की। इसमें जो है विनर कंट्री रही इंडिया, और इंडिया ने हराया है मलेशिया कंट्री को। वेन्यू क्या था इस इवेंट के लिए? तो चेन्नई ऑब्वियसली। फिर इसके अलावा हम बात करेंगे वर्ल्ड अंडर 17 चैम्पियनशिप की, जिसमें इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते? 11, जिसमें से 1 गोल्ड भी था। और इसके लिए वेन्यू क्या था? इस्तांबुल टर्की में हुई थी ये पर्टिकुलर चैम्पियनशिप, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एकेडमी लोकेटेड इन विच सिटी? केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी किस शहर में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस वजह से न्यूज़ में है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एकेडमी जो कि गाजियाबाद में है, ये 10th मेंबर बन चुकी है इंटरपोल के ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क की, ओके। और इसी के साथ अब जो क्रिएशन और एग्जीक्यूशन है कंबाइंड ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स का, वो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट हो जाएगा, ओके। तो इसी वजह से ये जो एकेडमी है न्यूज़ में थी, ये कहाँ पे है? गाजियाबाद में। इसके अलावा कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में अपने प्लान्स को अनाउंस किया है कि वो 6134 करोड़ रुपीज़ का एक डैम क्रिएट कर रहे हैं हथनी कुंड में? तो हथनी कुंड कहाँ पे है? हरियाणा स्टेट में ऑब्वियसली। तो हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसकी लागत होगी 6134 करोड़ रुपीज़, ताकि अब कोई और फ्लडिंग ना होने पाए बिकॉज ऑफ यमुना। जैसा कि हमने देखा अभी हाल ही में दिल्ली और जो नियर बाय हरियाणा रीजन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड थे फ्लड की वजह से। और ये जो डैम है इसमें 14 किलोमीटर्स का एक रिजर्वायर होगा, और ये सिचुएटेड होगा 4.5 किलोमीटर्स अहेड ऑफ हथनीकुंड बैराज इन द यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये स्टेट है हरियाणा। नेक्स्ट है विच सिटी रिलीज द नेशनल आइडेंटिटी मार्क टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स? निजी स्कूलों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए किस शहर ने राष्ट्रीय पहचान चिन्ह जारी किया है? अगर आपको याद हो, मई मंथ में हमने देखा था कि जो अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज है, इन्होंने अपना नेशनल आइडेंटिटी मार्क लॉन्च किया था। इसका एम क्या है? पेरेंट्स को एक क्लियर इंसाइट देना इनटू द क्वालिटी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी प्रोग्राम्स और उसकी जो भी एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि प्राइवेट स्कूल्स में अवेलेबल हैं थ्रू आउट द UAE, ठीक है। तो जो फेज़ 1 है इस पर्टिकुलर मार्क का, वो हाल ही में उसके रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं, इसी वजह से चर्चे में था। याद रखिएगा ये है अबू धाबी। फिर इसके अलावा जो डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, इसको किस टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले किसने किया? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एक्सटेंड कर दिया है डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को, जो कि काम करता है अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंटिल 31 दिसंबर 2023। इसमें बेसिकली इंसेंटिव्स दिए जाते हैं हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक लैब्स और डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन प्रोवाइडर्स को, ताकि वो डिजिटाइजेशन को इनकरेज कर सकें अंडर दिस मिशन, ठीक है। तो फाइनली इस स्कीम को दिसंबर 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इन 2023? कौन सा देश 2023 में ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार है? तो इंडिया ट्राई कर रहा है ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम को लॉन्च करने का 2023 में। इसके थ्रू कॉपरेशन को इंक्रीज किया जाएगा और नॉलेज एक्सचेंज होगा अमंग द स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, मिस्टर पीयूष गोयल, इन्होंने अनाउंसमेंट ये कर दी है ड्यूरिंग द 7th वर्चुअल ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग जो कि हुई थी साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो कौन सी कंट्री है जो ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम को लॉन्च कर रही है 2023 में? ये कंट्री है इंडिया। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जो कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी बिल है 2023 का, ये किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? तो ये बिल बेसिकली
क्रिमिनल पेनल्टीज़ को रिमूव करता है फॉर वायलेशंस इन कोस्टल एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस, जिससे कि एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रमोट किया जा सके। और इस बिल के थ्रू रेंज को ब्रॉडन किया गया है, जिसमें कुछ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट कम किए गए हैं और इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स को मेंटेन करते हुए कोस्टल रीजन्स में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो बिल है ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट 24/7 वीडियो बैंकिंग कस्टमर सर्विस? किस बैंक ने भारत की पहली 24/7 वीडियो बैंकिंग ग्राहक सेवा शुरू करी है? तो ये है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन्होंने हाल ही में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है बाय इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज फर्स्ट 24/7 वीडियो बैंकिंग कस्टमर सर्विस। और ये जो फीचर है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऑफर करता है कस्टमर्स के लिए कि आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं वीडियो बैंकर के साथ थ्रू रियल टाइम वीडियो कॉल्स इन द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला 24/7 वीडियो बैंकिंग कस्टमर सर्विस। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी बैंक है जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड अपने नए और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए विद अ सेविंग बैंक्स अकाउंट, तो याद रखिएगा ये है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। फिर इसके अलावा आपने इनका नाम सुना होगा, शशिधर जगदीशन। कौन है ये? तो ये CEO हैं HDFC बैंक के। किस वजह से न्यूज़ में थे? क्योंकि इन्होंने टॉप स्पॉट ऑक्यूपाई किया है एज बीइंग द हाईएस्ट पेड बैंक CEO, मतलब सबसे ज़्यादा सैलरी उठाने वाले CEO हैं शशिधर जगदीशन, जो कि CEO हैं HDFC बैंक के। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 23 में इन्होंने कितनी सैलरी उठाई थी? 10.55 करोड़ रुपीज़। राइट, तो आई होप कि आज आपको बहुत मज़ा आया होगा सेशन में। काफ़ी कुछ हमने नया सीखा और पुराना भी काफ़ी कुछ रिवाइज़ किया है। तो इसी तरह से नए करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए और जो पुराना है उनको रिवाइज़ करते रहिए, ताकि जो आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो वेल प्रिपेयर्ड हो सके आपके एग्जाम के लिए, और आप एटलीस्ट करंट अफेयर्स में पूरे क्वेश्चन सही करके आएँ, क्योंकि आप ईजिली 90 to 95% करंट अफेयर्स बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। बस पोटेंशियल की बात है और थोड़ी सी मेहनत की बात है। ठीक है, आई एम श्योर कि यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे 95% अचीव कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है यहाँ पे। कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी उसका आंसर देने की। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए आपकी क्विज पे चलेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के इनका जवाब कमेंट्स में लिखना होगा। और जो नहीं आते उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे लोग जो आंसर्स लिख रहे हैं आप वहाँ से देख के फिर फर्दर उन आंसर्स को याद रख सकते हैं, ताकि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस कहीं से भी आते हैं तो फिर आप उनका आंसर आसानी से बता सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Hatsana signing off.